नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच क्लास 11th का साइंस, ठीक है ना, क्लास 11th का साइंस लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। क्लास 11th मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जो मैथ साइंस रखते हैं उसके लिए है ये, ठीक है ना। जो क्या रखते हैं, मैथ साइंस रख के जो पढ़ेंगे उसके लिए है ये। जैसे कि आप ये क्लास 11th का सिलेबस लिख लीजिए। क्लास 11th का सिलेबस, क्लास 11th का ये क्या है गाइस, सिलेबस है, ठीक है ना। आप लोग देखिए, ये क्लास 11th का सिलेबस, और आप लोग मस्ती उठाइए, पढ़िए पूरा मन लगाकर, ठीक है ना। क्लास 11th में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, क्लास 11th का सिलेबस, पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे अलजेब्रा। तीसरा पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री। चौथा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पांचवा पढ़ेंगे गाइस कैलकुलस। और छठा पढ़ेंगे स्टैटिक्स, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे छठा, बोलिए तो, हेलो, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का स्पेलिंग याद रहता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। 11th में गाइस यही 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। यही 6 चैप्टर्स हैं, जो कि इसमें से गाइस एक चीज़ जानते हैं, एक कंपटीशन की नज़रिया से बैंकिंग, और ये और ये 4 चैप्टर, ये 5 चैप्टर, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी के लेवल में, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स यूज होता है, ठीक है ना, हम लोग को लेना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको हम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये न सोचिएगा कि इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मैं 11th 12th के लिए स्पेशल तो पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आज क्लास 11th का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कंपटीशन में ये चीज़ बहुत बड़ी यूज है, बहुत मात्राओं में। इसीलिए गाइस मैं सोचा कि थोड़ा चलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एंड जितने भी दोस्त हैं, ठीक है ना, सभी दोस्तों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी, 11th के बारे में भी बता दिए। और 11th के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की जितने भी छोटे भाई हैं, ठीक है ना, आप लोगों की सबको बोलिए कि पढ़ेगा, ठीक है ना। कोशिश रहेगा मेरा इजी, और हम जो बुक फॉलो करेंगे वो आपका RS अग्रवाल करेगा गाइस, ठीक है ना। क्योंकि इस एरिया में RS अग्रवाल ही बच्चा पढ़ते हैं, तो RS अग्रवाल ही फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे KC सिन्हा, RD शर्मा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या है कि वो लोग पढ़ेगा ही नहीं। फिर भी मैं वीडियो KC सिन्हा का भी अलग, RD शर्मा का अलग वीडियो क्या करेंगे, या तो हम तीनों बुक को मर्ज करके, ठीक है ना, KC सिन्हा, RD शर्मा और RS अग्रवाल, तीनों बुक को मर्ज करके मैं पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बैचेज है, उसके लिए बनाना चाहिए।
क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें क्या रहेंगे गाइस, ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और जो RS अग्रवाल या NCERT, और उसमें NCERT को भी मर्ज करेंगे, 4 बुक को मर्ज करके हम लोग बढ़ेंगे। NCERT, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है ना। चारों बुक को मर्ज करके उसको मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस बैच में, स्टैंडर्ड जो बैच रहेंगे मेरा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक चैप्टर का 200-300 तक जा सकती है। कुछ क्वेश्चंस हम खुद बनाकर ही बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपका बुक्स रहेंगे, ठीक है ना। चारों बुक को मर्ज करके आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है गाइस। मगर यहाँ पे मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी, बहुत आसान, सबसे इजी, ठीक है ना। ये चीज़ आप RS अग्रवाल बुक पलटाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आप कहिएगा गाइस। आप RS अग्रवाल का बुक फॉलो कीजिए, और आप बार बार कौन सा बुक्स फॉलो करना है, देखिए बुक्स का नाम हम क्या कहेंगे, हम बार बार तो बोलिए दिया हूँ, ठीक है ना। आप RS अग्रवाल बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। RS अग्रवाल का बुक्स ले लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। क्या वो चैप्टर है क्लास 11th में, सेट्स एंड फंक्शंस एक चैप्टर से, ठीक है ना। सेट्स एंड फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा गाइस, बहुत बेसिक और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद अलजेब्रा पढ़ना है, ये कंपटीशन के नज़रिए से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसीलिए मैं सोचा कि इसको पढ़ाकर यहाँ पे भी कंप्लीट कर देनी चाहिए। और ट्रायग्नोमेट्री, ठीक है ना, ये भी कंपटीशन की नज़रिए से बड़ा ही क्या माना जाता है, इम्पोर्टेंस माना जाता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी कंपटीशन की नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और कैलकुलस, ये आपका नहीं, ये थोड़ा सा भी यूज नहीं होगा गाइस। ये कैलकुलस जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा भी यूज नहीं होंगे। ये कैलकुलस जो है ना आपका, ये क्लास 12th में जो आप कैलकुलस पढ़िएगा ना, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है ना। क्लास 12th का जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे साइंस मैथ में, तो वहाँ पे वो हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ये आपका कंपटीशन की नज़रिए से इसको नहीं देखना है, ठीक है ना, क्लास 12th में। और ये अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स और डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, जो यहाँ पे 11th में यहाँ पे लिमिट का बेसिक चीज़ें जानेंगे, और डिफ्रेंशिएशन का जो कि हमको वहाँ पे क्लास 12th में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बनाते समय कहीं कहीं यूज होती है, ठीक है ना। और इससे कोई टेंशन नहीं पड़ता है, क्या है कि 12th का पढ़ाने की तरीका अलग रहता है, वहाँ पे भी सब चीज़ मिलेगा, सब मटेरियल मिलेगा। तो 11th में पढ़ो या ना पढ़ो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे भी जो पढ़ाया जाएगा वो आपको अलग नज़रिए से, अलग तरीक़ा से, अलग सोच से पढ़ाया जाएगा, अलग टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाएगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका बैंकिंग के नज़रिए से देखा जाए तो ठीक ठाक है। बैंकिंग, ये स्टैटिक्स थोड़ा पूछता है कम, मतलब आपका एसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन है एसएससी के अंडर में, और प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाता है। थोड़ा बेसिक थोड़ा पढ़ ले तो ठीक रहेगा, कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है ना। ये सब, ये जो है 4 टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 टॉपिक, अलजेब्रा, ट्राइग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, ये हमको 11th का जो चैप्टर्स है ना आपका कंपटीशन की नज़रिए से ही देखा जाए तो बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास 11th का बुक एक बार पढ़ा के कंप्लीट कर दें, उसके बाद बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर करके, तब हम लोगों को जो होगा एसएससी की बुकें थोड़ा पढ़ने में क्या लगेंगे, थोड़ा इजी और आसान से लगेंगे। क्या है कि एसएससी का जो बुक होते हैं थोड़ा क्या होता है, लॉजिकल होते हैं, ठीक। इसीलिए चलते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं सेट, ठीक है ना, शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक। आज हम लोग का स्टार्ट होंगे गाइस सेट, ठीक है ना। सेट्स मिटा देता हूँ। आज जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो सेट होगा, रुकिए मिटाने वाला कपड़ा लाता हूँ।
दोस्तों। आज हम लोग गाइस क्या देखेंगे, सेट देखेंगे, ठीक है ना। सेट 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 सेट। चलिए हेडिंग डालिए गाइस, सेट। समुच्चय, समुच्चय। देखते हैं नाम ही क्या है, समुच्चय। पूरी समुच्चय, समूह, सेट। कोई भी चीज़, हेयर कटिंग का सेट जैसे कराते हैं ना हम लोग, ये सेट है। सेट सेट कोई भी चीज़ को अरेंज करना, सेट करना, नहीं चीज़ों को हर तरह का सेट करोगे तो थोड़ा सेट रखने के बाद क्या होता है, थोड़ा चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। सजाने की जो तरीकाएँ होती है यहीं पे हम लोग सीखते हैं। तो इसमें सेट के अंदर में सेट का डिफिनेशन देखते हैं गाइस, ठीक है ना। सेट का डिफिनेशन देखते हैं। सेट का जो डिफिनेशन होता है, एक कलेक्शन ऑफ, लिखिए ए well defined collection of object, ठीक है ना, objects is called a set, it's called a set। देखिए क्या कर रहा है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। किस प्रकार का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ऑब्जेक्ट्स मतलब तो जानते ही होंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक ना। ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स 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 जानते ही। ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ए से 10 तक नेचुरल नंबर, कोई भी चीज़ों का मतलब हम लोग को नेशनल लेवल में अगर जाते हैं या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में हम लोग वहाँ पे अगर पोइट्री को देखा जाए, ऑथर्स को देखा जाए, एक्टर का सेट बनाना है, ऑथर्स का सेट बनाना है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का सेट बनाना है, ठीक है ना। हर चीज़ को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट के अंदर में क्या कर सकते हैं, एक कलेक्ट करके चीज़ों को सजा के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट बोल रहा है क्या, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। इसका कोई डिफाइन नहीं है, कोई डिफिनिट चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। ये एक वेल डिफाइन होता है, ठीक है ना गाइस। ये कैसा होता है, वेल डिफाइन होता है। सेट को हम लोग कलेक्ट तो करते हैं, ठीक है ना। चीज़ें हम लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं जिससे कि चल जाए काम के लिए, ठीक है ना। ये आपस में देखा जाए तो ये एक वेल डिफाइन है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। ये किस प्रकार का है, वेल डिफाइन है, ठीक है ना। उसका कलेक्शन तो हो ही जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट का कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो हो ही जाती है, ठीक है ना। बट इसकी कलेक्शन कैसे करते हैं आगे हम लोग देखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। कैसे हम लोग वेल डिफाइन है, क्या है, नहीं है, सब चीज़ों को एग्जाम्पल्स जब एक दो लेंगे ना तो उस समय हर चीज़ हम लोगों को क्या हो जाएंगे गाइस, समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप टेंशन न लीजिए, क्या कहती है नहीं कहती है हर चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए चीज़ें जो लिखा है यहाँ पे बोला है क्या जानते हो, यहाँ पे है मेंबर
या एलिमेंट, ये एक ऑब्जेक्ट्स ही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए, हम तो बुक देख कर ही पढ़ाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इज मेंबर या एलिमेंट। ऑब्जेक्ट्स जो होता है जो गाइस, ऑब्जेक्ट्स का जो एक सेट बना हुआ होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो एक या तो मेंबर होता है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, या एक मेंबर होता है या तो यह एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है। मेंबर मतलब होता है सदस्य, सदस्य, ठीक है ना। सदस्य या तो एक सदस्य होंगे या तो आपका एलिमेंट होंगे, एलिमेंट, ठीक है ना। एलिमेंट मतलब होता है तत्व, यही सब बोला जाए जो भी हो, ठीक है ना। एलिमेंट होगा या तो सदस्य होगा, ठीक है ना, यही दोनों में से कुछ होगा। मेंबर्स का सेट मान लिया जाए, और सेट को जब हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, उसको कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, सेट्स को जो रिप्रेजेंट डिनोट्स करते हैं उस कैपिटल लेटर में। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो तो आपको पता ही हो गया होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, या तो मेंबर होंगे, कोई सदस्य का एक सेट होगा, एक समुच्चय होगा, नहीं, एक सदस्य का समुच्चय होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि मान लेता हूँ क्लास में कुछ लड़का है, मैं हर लड़का से पूछा कि बाबू आपके पसंद का क्रिकेटर कौन कौन है, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, धोनी पसंद है, रोहित शर्मा पसंद है, ठीक है ना, केएल राहुल पसंद है, पंड्या पसंद है, हार्दिक पांड्या पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है ना, किसी को ऋषभ पंत पसंद है, किसी को कुणाल पांडे पसंद है, किसी को इंटरनेशनल में जाए तो रबाडा पसंद है। मतलब सब अलग 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 चीज़ें, मतलब हर आदमी को पूछा जाए तो वो अपनी पसंदीदा जो बताएंगे वो अलग अलग पसंदीदा बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा है, वेल डिफाइन है। ये क्या है, वेल डिफाइन है। दूसरे के पास जाओ तो उसको कुछ और पर खाने, मान लिया जाए खाने की ही तरीका में पूछा जाए तो खाने का अगर कुछ मिष्ठान का अगर कलेक्शन किया जाए भोजन का, तो देखा जाए कि कुछ आदमी से पूछिएगा तो वो बोलेगा वे मेरा पसंद है, वो बोलेगा उसका सेट कुछ और आएंगे, उसका सेट कुछ और आएंगे, उसका सेट कुछ और आएंगे। मतलब खाने का जो प्रकार होते हैं 4 5 6 प्रकार होते हैं, उसकी सेट बनाया जाए तो देखा गया कि अगर 1000 आदमी है, अगर उसकी मन की अगर पसंदीदा पूछा जाए तो हजारों में से लगभग, मतलब लगभग का कि 90% डिफरेंट सेट आएंगे, ठीक है ना। मतलब चीज़ें क्या होंगे, बदलते रहेंगे, किसी को वो पसंद है, किसी का ये पसंद है, किसी का मलाई, किसी का चॉप, किसी का क्या, ठीक है ना, किसी का रोटी सब्जी पसंद है, तो किसी का कुछ कुछ कुछ, सबका अलग अलग पसंदीदा होता है गाइस। इसीलिए सेट को मैंने एक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफाइन ये है ही नहीं, ठीक है ना। ये डिफाइन कर ही नहीं पाते हैं हम लोग। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि अगर 10 मेंबर हैं यहाँ पे, तो अगर सबको अगर पूछा जाए तो सबकी पसंदीदा कुछ अलग अलग होती है, ठीक है ना। सबका चीज़ें क्या होती, पसंद अलग अलग होती है। इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, सेट को डिफाइन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसको कह दिए कि तुम क्या रहो, वेल डिफाइन हो। तुम जहाँ पे जिस तरह चीज़ें देखो तुम उसी तरह का सेट क्या कर देना, तुम अपनी निर्माण कर लेना, ठीक है ना। जिस तरह लोग पूछा जाए, ए का मान लेता हूँ कि ABCD ऐसा कुछ लोग, मेरा इसको मान लेता हूँ मेरा क्लासरूम में ए को पूछा गया तो ए का कुछ और पसंदीदा आया, उसका सेट कुछ और बन गया। बी को पूछा गया तो कुछ चीज़ें इससे मिला मगर उसका कुछ कुछ चीज़ें अलग आ गया, तो बी का भी सेट अलग बन गया। सी को पूछा गया तो उस दोनों में से कुछ कुछ चीज़ें लिया, वो अपना कुछ नया चीज़ बोल दिया, सी का अलग पसंदीदा आ गया।
तो चीज़ें यहाँ पे जो लाइक होती है ना, वो अलग अलग लाइक जो होती है, अलग अलग सेट बदलते रहती है। जैसे एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स है, 500 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट है, सबको अगर पूछा जाए क्या ए सेट के अंदर में सबको मैं क्या रख सकता हूँ? नहीं, सबकी पसंदीदा अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी चाहत अलग है, तो सेट एक तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए सेट जिसको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग से सेट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग से। इसीलिए इस सेट को क्या कर दिया गया है? वेल डिफाइंड नाम दिया है। कलेक्शन तो होती है मगर वेल डिफाइंड में कलेक्शन होती है, क्योंकि इसकी एक निश्चित डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड दिया गया है। अगर हम लोग देखा जाए कि ऑथर्स का नाम अगर पूछा जाए तो बहुत सारे आदमी को बहुत सारा ऑथर्स पसंद होते हैं, किसी को कुछ ऑथर्स, किसी को कोई पसंद होते हैं, किसी का कोई होते हैं, किसी का कोई होता है। अगर लीडर के बारे में पूछा जाए तो किसी को कुछ लीडर पसंद होते हैं, किसी को कुछ होते हैं, किसी को कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सेट को मैंने एक निश्चित तरीका से हम लोग नहीं क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं इसको। तरीका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से हम लोग सजा सकते हैं, जिस तरह वेश उस तरह भूसा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सेट को मैंने वेल डिफाइंड के अंदर में रखा गया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है इसकी, ठीक है ना। आज हम लोग सेट की ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी मेंबर भी हो सकते हैं, कोई एलिमेंट्स का भी हो सकता है सेट, ठीक है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। और सेट को जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कीजिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, इस तरह कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कीजिएगा। और एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट कीजिएगा वहाँ पे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा, वहाँ पे स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ, चलो ठीक। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि सेट में वेल डिफाइंड क्यों रखा गया था। वेल डिफाइंड के बारे में मैं अच्छी तरह से समझाया, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है उसके बारे में समझाया, ठीक है ना। कलेक्शन क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट्स जो आएंगे उसका कुछ कुछ सबका अलग अलग पसंदीदा सेट अलग अलग बनेंगे, उसी को कलेक्ट करना बोलता है, ठीक है ना। कलेक्शन के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो सेट का डिफिनेशन को हम लोग समझाने में मैं थोड़ा सा कामयाब होंगे, 10%, 30%, 20%, ठीक है ना। पूरा तो नहीं हो सके होंगे क्योंकि कह नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है ना। 20% तो हो ही गया होगा। चीज़ें हम जो बोलना चाहते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं उतना परफेक्ट रूप से तो नहीं बोल पाया हूँ, फिर भी मैं जितना बोलना चाहा उसके अकॉर्डिंग से आप चीज़ें क्या मैं बोलना चाह रहा था वो चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, चले। देखिए अब हम लोग एक सेट को राइट कैसे करते हैं, ठीक है ना। राइट करने का भी तरीका होता है ना, राइट सेट को राइट कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बिलोंग्स टू बी बोल सकता हूँ, या ए बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ, या ए बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ। चीज़ें एक ही है, आप कैसे भी लिखिए, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, मतलब इसको अगर वर्ड में लिखना चाहते हैं, ए इज ऐसे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ क्या लिखा है गाइस, ऑफ ए सेट ए, ठीक है ना। ये आपका वर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। ए सेट में कोई एक एलिमेंट है, इसको आप सेट को मैथमाइट कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। ये तो वर्ड
प्रॉब्लम में है। इसको मैथमाइट के फॉर्मेट में कैसे लिखिएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे गाइस? ए बिलोंग्स टू ए। वी राइट, उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू, अभी तो मैं बोल ही रहा था ना, देखो ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। इसको रीड ऐसे करेंगे गाइस, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। इसको रीड हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। कहीं भी अगर इस तरह का सिंबल देख लिया जाए तो बोलना कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का एलिमेंट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। घर में ही देखते हैं इस फैमिली, मान लेता हूँ अगर घर में ही हमारे परिवार में ही कुछ कभी कभी देखिएगा कि घर में बोलता है ना, अगर हमारे फैमिली में ही देखा जाए, अगर हम लोग 2 3 4 दोस्त गए तो मम्मी पापा बोलता है, ठीक है ना, जिसका माँ बाप थोड़ा मैथ पढ़ा हुआ आता है वो तो बोल ही देता है कि ये मेरा ही फैमिली से क्या करता है, बिलोंग्स करते हैं, नहीं ये मेरा ही रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। बट ये कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़े हुए हैं। और बोलता है बगल वाला, नहीं ये हमारे रिश्ताओं से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मगर वो रिश्ता से आपका जुड़ा हुआ नहीं है, वो आपकी रिश्ता से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ये मेरी रिश्ता से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मेरे फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो मेरी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बट ये मेरी फैमिली के अंडर में कहीं ना कहीं एक सेट बना हुआ है, ठीक है ना, फैमिली का सेट बना हुआ है, मेरा चाचा मामा भतीजा काका काकी कोई चीज़ का एक सेट बना हुआ होगा गाइस, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं ना 1 2 4, कभी कभी हम लोग का घर जाता है तो उस रिलेशन का कोई दोस्त जाता है तो हम लोग घर में रहते हैं तो बोलता है कि बगल वाला अगर कोई गांव वाला आया, बोला इसको पहचानते हो, बोलते हैं हाँ मेरे ही रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। बट जब उसकी दोस्त रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेरे रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है ना, वो होगा उनका कोई, मेरा रिलेशन से वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ पे होता है, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेट में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैथ में भी ऐसा कुछ होती है, इसीलिए मैथ में एक सेट चैप्टर है, उसे समझना पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, समझ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे हम लोग रीड लगाते हैं। और सेट को जब भी लिखिएगा कैपिटल लेटर में, और सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मान लिया जाए, देखो एक मान लिया जाए एक सेट है, ऐसे मान लिया जाए इसके अंदर में A B C D E F कुछ है, और ये कर्ली ब्रैकेट है। इसको जब भी लिखना है आपको गाइस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही लिखना है, ठीक है ना। और इसके बारे में बताएंगे, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट को जब भी लिखना है आपको, उसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। आगे देखता हूँ, ठीक है ना, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, कतई स्पीड नहीं चलेंगे। और इस सेट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक दूसरा है गाइस, उसमें हम लोग जो सेट को जैसे बोले थे रीड करेंगे। एक ए था, ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, अगर ये मान लेता हूँ कि
ए जो फैमिली है अगर उससे ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसको रीड कैसे लगाएंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको राइट हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग राइट कर लिया हूँ पहले ही, ठीक है ना। ए डज नॉट, ये आपका मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम है गाइस, उसको मैथमाइट करके यहाँ पे हम पहले लिख दिया था। अगर ये मैथमाइट के रूप में लिखना है, ये वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम से मैथमाइट में लिखना है तो आपको चीज़ों को ऐसे लिखना है। जब कोई मेंबर अगर आपका फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप बोलिएगा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब वो हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है। चीज़ें आप लोग घर से रिलेशन को लेकर भी समझ सकते हैं ये सेट को, ठीक है ना। सेट एक रिश्ता है, यही याद रखना है, ठीक है ना, बट ऐसी रिश्ता है वेल डिफाइन है, जब किसी की पसंद में जाए तो ये वेल डिफाइन हो जाती है, ठीक है ना। होती है नहीं होती है? होती है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिया गया है ये कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल vowel इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सेट कंटेनिंग। अब देखो बाबू, अब तो हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उतना तो याद रहता नहीं है हमको। एग्जाम्पल से देख लीजिए क्या है। एक कलेक्शन लिखिए बाबू, द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in the English alphabet is the set containing अब देखिएगा इस, हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और समझाते जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका उत्तर देना है। चीज़ें समझने में आना चाहिए। कलेक्शन मतलब क्या करना? इकट्ठा करना, चीज़ों को क्या करना? कलेक्ट करना। बोलता है ऑल भवेल मतलब समझते हो ना, स्वर, ऑल स्वरों की संख्या, ऑल स्वरों का लेटर्स कितने हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं गाइस? टोटल ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, एफ होते हैं, जी होते हैं, एच होते हैं, आई होते हैं, जे होते हैं, ठीक है ना, फिर के होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं, एन होते हैं, ओ होते हैं, पी होते हैं, क्यू होते हैं, आर होते हैं, एस होते हैं, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आप देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं गाइस। अब इनमें से देखो, आपको बोल दिया जाए ऑल भवेल पता करना है, ऑल भवेल्स पता करना है, तो एक है ए, ई, आई, ओ, यू।
तो टोटल कितना है गाइस? 5 है। AEIOU। बट एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे एलिमेंट की तरह, एलिमेंट की अति में है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे A लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो बोलेंगे हम लोग कि ये 5 मेंबर हैं, ठीक है ना, 5 वो ही हैं, टोटल 5 हैं। ऑल वोवेल्स वर्ड कितने हैं? 5 हैं। तो इसका जो आंसर होंगे गाइस, नेमिंग AEIOU, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। बस 5 ही है तो हम लोग लिख दिए। आगे चलते हैं हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल्स देखिए आप। सेट बनाना है, भावेल वर्ड्स, भावेल लेटर का क्या बनाए हम लोग? सेट बनाए, ठीक है ना। उसको लिखते सेट के फॉर्मेट में कैसे? AEIOU ऐसे, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉली ब्रैकेट बोलते हैं या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। सेट को जब भी लिखना है कॉली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, और ऑर्डर पेयर भी देना है। ये जो होता है ना, ये कॉमा भी यूज होता है सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेपरेट करने के लिए वर्ड को कॉमा का यूज किया जाता है, और एक सेट के अंदर रखने के लिए मिडिल ब्रैकेट, कॉली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक दूसरा एग्जांपल्स है, लिखा है क्या? इफ कलेक्शन, लिखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज द सेट बस यहीं तक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। बोल रहा है एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10, मतलब एक सेट है जो इसको लिखना है आपको गाइस, या डायरेक्ट लिखिए ना, टोटल 10 नंबर, लेस देन 10 से नीचे, एक 2 होगा इवन नंबर, इवन ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। एक 4 होंगे, एक 6 होंगे और एक 8 होंगे, यही आपका आंसर, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा? आंसर। लेस देन बोला है, इसीलिए लेस देन मतलब क्या होता है? पीछे, कम, ठीक है ना, उससे छोटा जितना इवन नंबर होगा वही आपको लेना है, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल्स है, आप वो भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। एग्जाम्पल्स जो बच्चा गाइस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए एक और ले ही लेता हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर ठीक है ना, लेस देन 20 in the set containing the number, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है गाइस,
अब समझ लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये पहले अभी तो हम बता देता हूँ, ठीक है ना। बाद में मैं सब नंबर के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस यहाँ पे लेस देन 20 बोला है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बस आंसर यही हुआ, ठीक है ना। यही आपका आंसर्स हुए। 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा नंबर्स के बारे में जानकारी देता हूँ, उसके बाद कुछ करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, आप लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि सेट में बहुत जगह यूज है, और जब तक नंबर्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो थोड़ा सेट को समझने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 11th का बच्चा है। होल नंबर, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाते रहेगा गाइस। इन्हीं को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है ना। ये आपका नेचुरल नंबर्स हो गए। आप आगे देखिए, नेचुरल नंबर के बाद इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ये आपका इवन नंबर हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्याएं। विषम संख्या मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 11 मतलब 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका इंटीजर्स। पूर्णांक, -3, -2, -1 मतलब ऐसा लिख देता हूँ ना, सबसे बेस्ट रहेगा। +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-7, +-8, +-9, +-10 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो इंटीजर्स नंबर गाइस वे होते हैं जो कि +- से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स में गाइस एक जीरो भी होता है, याद रखिएगा। जीरो भी एक इंटीजर से ही पूर्णांक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब इसको टाइप में बांट सकते हैं। इंटीजर्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये सब सेट है,
नंबर्स का सेट है, एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है ना, यही सब सेट वहाँ पे यूज होंगे, तो उस समय आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है गाइस पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस का नंबर होता है सिर्फ उसके पास। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं गाइस -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स होता है। और एक होता है ओनली इंटीजर्स। केवल पूर्णांक। वो होते हैं आपका लड्डू, 0। ठीक है ना। तो ये आप पूर्णांक के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक को आई से ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये उसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा सा कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 इन्फिनिटिव। भाज्य संख्या गाइस एक और खुद से तो कटेगा, अनदर ऑफ नंबर से और एक नंबर से कटना चाहिए, ठीक है ना। कोई और एक नंबर से कटे तभी उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। कोई और एक नंबर से कटे, ठीक है ना। और उसके देखो प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह नंबर जो एक और खुद से कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये प्राइम नंबर हुए, ठीक है ना। एक होता है को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2, 3 हो सकता है, फिर 3, 5 भी हो सकते हैं, 7, 11 भी हो सकता है, 7, 8 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ आपका को प्राइम नंबर, ठीक है ना। कोई एक प्राइम होना चाहिए क्योंकि उसका HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का क्या होती है, कुछ हो या ना हो उसकी HCF जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी बोलेंगे ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी तो इसको समझेंगे क्या को प्राइम नंबर है, इसकी HCF 1 होना चाहिए, ठीक है ना। बस और एक और रेशनल नंबर देख लीजिए, ताकि वो भी कभी कभी आ ही जाता है, ठीक है ना, छोड़ता नहीं है वो।
देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको जेड से रिप्रेजेंट करता है शायद, जैसे ये सब आपका रेशनल नंबर हो गया। इसी में रेशनल नंबर में एक आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है ना। एक आता है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है? सिर्फ नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है ना। ये सब रेशनल नंबर का कुछ अपनी मुख्य धारा था जो मैं वो बताया। और उसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है देख लीजिए थोड़ा, ये यूज तो नहीं है। अपरिमेय संख्या, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब सेट का 1.1 कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, कल पढ़ा के होमवर्क देंगे। ठीक है ना। आज की क्लास क्योंकि लॉन्ग भी हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम रोक देंगे। तो जैसे कि √3, √5, √7, पाई, ये सब आपका इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है ना। ये भी बात आपको पल्ले पड़ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक चीज बता देते हैं। देखिए, हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। हेडिंग डाल देता हूं गाइस, हाउ टू डिस्क्राइब ऑफ ए सेट। ये आप देख लीजिएगा। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं बिल्डर फॉर्म। ये दो चीज़ के बारे में मैं गहन अध्ययन कल करेंगे, कल समझाएंगे। उसके बाद में सेट को हम लोग कितने तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही दो तरीका है। ठीक है ना, एक रोस्टर फॉर्म से, एक सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म से। ठीक है ना। कल मैं इसी के बारे में देखेंगे गाइस। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। ये टॉपिक दे दिया, आप लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है।